शुभ संध्या प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस डिजिटल युग में श्री करणी एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन क्लास की नई सौगात लेके आया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कक्षा 9 से 12 तक आरबीएससी, सीबीएसई और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन करवाया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के विख्यात शिक्षाविदों द्वारा अध्यापन करवाया जा रहा है, अतः आप इस का अधिकतम लाभ लें और अपने ज्ञान में चार चांद लगाएं। इस वीडियो को आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को अधिकतम शेयर करें। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कक्षा 10 के लिए आरबीएससी के अनुसार क्रिया प्रकरण की शुरुआत की थी। क्रिया के अंतर्गत हमने क्रिया की परिभाषा, क्रिया के मूल रूप धातु और क्रिया के भेद की बात की थी। क्रिया के भेदों के अंतर्गत हमने कर्म के आधार पर दो भेद पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने अकर्मक क्रिया और दूसरा भेद पढ़ा था सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी पुनः हमने दो भेद पढ़े थे। पहला था एक कर्मक क्रिया और दूसरा था द्विकर्मक क्रिया। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम जो क्रिया के भेद हैं रचना और प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं। प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। पहला हमने पढ़ा था कर्म के आधार पर, दूसरा भाग किसके आधार पर किया जा रहा है? रचना और प्रयोग के आधार पर। तो विद्यार्थियों, रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 8 भेद हैं। एक एक को हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला भेद है सामान्य क्रिया। परिभाषा देखिए, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो वहां सामान्य क्रिया होती है। कितनी मुख्य क्रिया होनी चाहिए? एक ही मुख्य क्रिया। जहां पर एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है उसे अपन सामान्य क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पढ़ता कौन सी क्रिया से बना है? पढ़ना क्रिया से पढ़ता शब्द बना है। ये पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है और कितनी है? केवल एक ही है, इसलिए यहाँ पर सामान्य क्रिया के अंतर्गत ये गिना है। दूसरा उदाहरण देखिए, कमल गाँव गया। गया शब्द है वो कौन सी क्रिया से बना है? जाना क्रिया से बना है। कौन सी क्रिया से बना है? जाना क्रिया से। गया भूतकाल का है, जाना शब्द किस में बदल गया? गया में बदल गया। तो ये पढ़ना और जाना एक एक क्रियाओं का यहाँ पर मुख्य क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए सामान्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। देखिए ये उदाहरण जो है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये है साथ में है, वो सहायक क्रिया है। अंग्रेजी में आप इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वही हिंदी में भी मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो सामान्य क्रिया किसे कहा? कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का यानी एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग हो वहां पर सामान्य क्रिया होती है। जैसे इन दोनों में पढ़ना और जाना मुख्य क्रिया है। दूसरा भेद देखिए, संयुक्त क्रिया। रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। परिभाषा देखिए, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक भिन्नार्थक धातुओं के मेल से क्रियाएं बनती हैं वह संयुक्त क्रिया होती है। देखिए भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है भिन्न भिन्न अर्थ, यानी जहां पर अलग अलग अर्थ दिया जाए और कितनी? दो या दो से अधिक धातुओं का मेल उसके अंतर्गत होना चाहिए। यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं से जो क्रिया बनेगी वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत कम से कम 2 क्रियाओं का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए, सीता ने खाना पका लिया। देखिए यहाँ पर पका और लिया 2 क्रिया है, एक तो पकाना और दूसरा लेना। इन 2 धातुओं से 2 क्रियाओं का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, पकाना और लेना। यहाँ पर 2 क्रियाओं का प्रयोग होने के कारण और भिन्न भिन्न धातुएं हैं, दोनों समान नहीं हैं। क्योंकि दोनों समान होती तो उसका सजातीय रूप हो जाता जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो दोनों भिन्न भिन्न धातुओं से बन रही है और 2 या 2 से अधिक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया कहलाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, परवीन ने दूध पी लिया। देखिए यहाँ पर पी और लिया, एक तो पीना क्रिया है और एक लेना है।
देखिए दो अलग अलग धातुओं से यहाँ पर भी क्रियाओं का निर्माण हुआ है और दोनों ही अलग अलग अर्थ प्रदान करी है, भिन्न भिन्न अर्थ दे रही है। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ देने वाली धातुओं के मेल से जो क्रियाओं का निर्माण होता है वह संयुक्त क्रिया होती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो दोनों उदाहरण में देखिए, पहले उदाहरण में हमने पकाना और लेना दो भिन्न धातुओं से क्रियाओं का निर्माण हुआ। दूसरे उदाहरण में पीना और लेना दो भिन्न अलग अलग जो यहाँ पर क्रिया दे रखी है और दोनों का अर्थ भी अलग अलग निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। आगे बढ़ते हैं तीसरा भेद। तीसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। विद्यार्थी नाम से मालूम, प्रेरणा किसी को प्रेरित करना, कार्य करने के लिए कहना। परिभाषा क्या होगी? वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं यानी खुद न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहता है। क्या मतलब हुआ कि जो कर्ता कार्य करने वाला होता है उसे अपन कर्ता कहते हैं, परंतु कर्ता खुद कार्य नहीं करता है, खुद वो कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरों को कार्य करने के लिए कहता है या उनको प्रेरित करता है। इसलिए इस क्रिया का क्या नाम रखा गया है? प्रेरणार्थक क्रिया रखा गया है। उदाहरण देखिए, अध्यापक जी छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। अब देखो कर्ता कौन है? अध्यापक जी। तो आप बताइए क्या पाठ पढ़ने का काम अध्यापक जी करें? नहीं, छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं, यानी कि क्रिया खुद न करके दूसरों से क्रिया करवाते हैं। पढ़ाने का कार्य खुद न करके किसी और से करा रहे, छात्रों से करा रहे हैं, यानी कि छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया रहेगी। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता मीनाक्षी से पत्र लिखवाती है। अब देखिए सीता करता है परंतु सीता खुद पत्र नहीं लिख करके किसको लिखने के लिए कहती है? मीनाक्षी से, और उनसे वो पत्र लिखवाने का कार्य दूसरे से कार्य करवाती है। इसलिए जहाँ वाक्य में कर्ता खुद कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए कहे या कार्य करने की प्रेरणा दे, उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो क्रिया होती है मुख्य क्रिया, उसमें पीछे है ना वाते, वाती, वाता ऐसे शब्द आ जाए, हमेशा पढ़वाता है, पढ़वाते हैं या पढ़वाती है, लिखवाता है, लिखवाती है या लिखवाते हैं, ठीक है ना, और कभी कभी लिखाता है ऐसे शब्द भी आ जाए, आता शब्द वाले, तो भी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत ही गिने जाएंगे। तो शब्दों पे ध्यान रखना है, शब्दों को पकड़ना है। अगर वाक्य परीक्षा में पूछा जाए कि एक पंक्ति दे दी जाए, उदाहरण दे दिया जाए, क्या उपयुक्त वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आप शब्दों को देखें, क्रिया पे ध्यान दें। अगर जो मुख्य क्रिया है उसके साथ वाता है, वाती है, वाते हैं ऐसे शब्द आ जाए, ठीक है ना, या पढ़ाता है, आता है, आती है ऐसे शब्द आ जाए, तो वहां पर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया रहती है। चौथा भेद देखिए, पूर्वकालिक क्रिया। रचना के आधार पर चौथा भेद कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया। परिभाषा देखें, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अर्थात इस वाक्य में भी कितनी क्रिया आती है? दो क्रियाएं आती हैं सॉरी, दो क्रिया आती है, उनमें से जो पहली क्रिया है जो संपन्न हो गई और दूसरी क्रिया बाद में होती है, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को ही अपन क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर प्रत्यय जुड़ता है। जो पहले संपन्न क्रिया होती है उसके साथ कर या कर के शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, कर या कर के शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी प्रत्यय लग सकता है। उदाहरण देखिए, श्याम पढ़कर सो गया। देखिए श्याम ने दो क्रियाएं की, एक तो पढ़ने का कार्य किया गया उसके द्वारा और दूसरा सोना। दो क्रिया हो रही नहीं ना, एक तो पढ़ना और एक सोना। पहले क्या किया उसने? पढ़ने का कार्य किया, फिर उसने क्या किया? सोने का। देखो तो पढ़ना क्रिया के साथ जो पढ़ धातु उसके साथ कर प्रत्यय लगाया, पढ़ कर सो गया, यानी कि जिसके साथ कर या कर के शब्द लगता है वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, उसने स्नान करके भोजन किया। पहला स्नान करना, दूसरा भोजन करना, ठीक है ना। तो एक कार्य पर समाप्त किया उसने स्नान करने का और फिर उसने दूसरी क्रिया की भोजन करने का। तो देखिए स्नान के साथ करके प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहां वाक्य में
पहली क्रिया के साथ कर या कर के प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, वहां निसंदेह कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। और पूर्वकालिक क्रिया में कुल कितनी क्रियाओं का प्रयोग होता है? 2 क्रियाओं का। पहले संपादित होने वाली क्रिया के साथ कर या कर के प्रत्यय लगता है। आगे बढ़ता है 5वां भेद। रचना और प्रयोग के आधार पर 5वां भेद है नाम धातु क्रिया। किसे कहते हैं नाम धातु क्रिया? वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं। यानी कि इन क्रियाओं का निर्माण किससे होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के माध्यम से होता है। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? नाम धातु क्रिया रखा गया है। जैसे रंग, देखिए रंग क्या है? एक रंग शब्द बोला हमने, जातिवाचक शब्द बोल दिया, जातिवाचक संज्ञा की बात की, और रंग से शब्द बन गया रंगना। ये क्या हो गई? एक क्रिया बन गई रंगना। तो जातिवाचक संज्ञा से क्रिया का निर्माण हुआ। लाज, लज्जा होती ना, वो क्या होता? किसी का गुण होता है, ठीक है ना। और लज्जा ना, उससे क्या बन गई? क्रिया बन गई। अपना, अपना शब्द क्या? सर्वनाम है। अपना शब्द क्या है? सर्वनाम है। और यदि मैं इसमें ना प्रत्यय जोड़ के अपनाना शब्द बनाया तो ये अपनाना शब्द कौन सी क्रिया बन गई? नाम धातु क्रिया बन गई। गरम, गरम क्या होता है? गुण होता है। गुण एक विशेषण है, ठीक है ना। और गरम से शब्द बना गरमाना, ये गरमाना क्या बन गई? नाम धातु क्रिया। चमक, कपड़े वगैरह की चमक होती है, वो उसका गुण बताया जाता है, और उससे शब्द बन गया चमकाना, ये उसकी चमक शब्द की क्या बन गया? क्रिया बन गई। तो देखिए नाम धातु क्रिया में क्या होता है? जो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है या विशेषण शब्द है, उनसे ही नाम धातु क्रियाओं का निर्माण होता है। तो ये है नाम धातु क्रिया। छठा भेद देखिए इसका, कृदंत क्रिया। छठा भेद है रचना और प्रयोग के आधार पर कृदंत क्रिया। किसे कहते हैं कृदंत क्रिया? वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से बनते हैं, उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। देखो इससे पहले हमने जो पढ़ी है नाम धातु, उसमें हमने 3 की बात की थी, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले क्रिया क्या कहलाती थी? नाम धातु क्रिया थी। अब क्रिया पदों से ही, क्रिया जो पद होते हैं उनके पीछे अंत में क्या लगा दिया जाए? प्रत्यय लगा दिया जाए, तो उसमें किसका निर्माण होता है? कृदंत क्रियाओं का निर्माण होता है। कैसे? देखिए चल, चल एक धातु है, और ठीक है ना, यदि इसके साथ में ना जोड़ दूं तो चलना शब्द बन गया, ता जोड़ दूं चलता शब्द बन गया, कर जोड़ दूं चलकर शब्द बन गया। तो ये ना, ता, कर प्रत्यय जोड़ने से देखो चल क्या? धातु है, ठीक है ना। अब धातु से किसका निर्माण होता है? क्रिया का। तो जो धातुओं यानी कि क्रिया के मूल रूप जो धातु है, उससे जो क्रिया बनती है और उसके अंत में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो वो कैसी क्रिया बन जाती है? कृदंत क्रिया बन जाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, लिख शब्द है। लिख में ना जोड़ने से लिखना शब्द बन गया, ता जोड़ने से लिखता शब्द बन गया, और कर प्रत्यय जोड़ने से लिखकर शब्द बन गया। तो जो धातु होती है, क्रिया का मूल रूप धातु होती है, उसके साथ यदि प्रत्यय लगा दिया जाए और जिन क्रियाओं का निर्माण होता है वो कृदंत क्रियाओं के अंतर्गत गिनी जाती है। 7वां भेद देखिए रचना के आधार पर, रचना और प्रयोग के आधार पर 7वां भेद है सजातीय क्रिया। नाम से विदित है विद्यार्थियों, सजातीय यानी कि समान जाति की। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए और हिंदी व्याकरण का अधिकतम लाभ प्राप्त कीजिए और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कीजिए। हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, और क्रिया के अंतर्गत हम रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 6 भेद पढ़े हैं और 7वां भेद पढ़ रहे हैं सजातीय क्रिया। किसे कहते हैं सजातीय क्रिया? परिभाषा है जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहाँ सजातीय क्रिया होती है। यानी कर्म और क्रिया दोनों का ही निर्माण एक ही धातु से हो। कितनी धातु से? एक समान धातु से हो, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? सजातीय क्रिया होती है। उदाहरण देखिए, भारत ने लड़ाई लड़ी। देखो यह शब्द है लड़ाई और लड़ी। लड़ाई क्या कर्म है, लड़ी क्या है? क्रिया है। दोनों ही लड़ना शब्द से बना है, और लड़ इसमें मुख्य आपकी क्या है? धातु है, ठीक है ना। और इसमें दोनों ही लड़ धातु से बने हैं, लड़ाई और लड़ी शब्द।
तो यहाँ पर दोनों ही समान जाति के हैं, इसलिए इसे सजातीय क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, पवन ने खाना खाया। खाना खाया, क्या खाया? खाना। देखो कर्म है और खाया यहाँ पर क्रिया, यानी कि दोनों ही खा धातु से बने हैं और दोनों ही एक ही जाति के होने के खातिर इसको अपन सजातीय क्रिया कहते हैं। तो सातवां भेद है सजातीय क्रिया। तो अभी तक हमने टोटल 7 भेद पढ़े हैं। कृदंत क्रिया छठा भेद पढ़ा है और 7वां भेद है सजातीय क्रिया। अगला 8वां भेद देखिए। 8वां भेद है सहायक क्रिया। अंतिम भेद कौन सा है? सहायक क्रिया। किसे कहते हैं सहायक क्रिया? जो वे क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। 8वां भेद है सहायक क्रिया। परिभाषा देखिए स्क्रीन पे। सहायक क्रिया के बारे में देखिए, हमने कृदंत क्रिया को पढ़ा है, सजातीय क्रिया को पढ़ा है। 8वां भेद और अंतिम भेद रचना और प्रयोग के आधार पर सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। देखो हमने शुरुआत में पहले ही भेद पढ़ा था रचना और प्रयोग के आधार पर, और सामान्य क्रिया की बात की थी। उसमें हमने कहा था उसमें एक मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है और बाकी की क्रिया उसकी क्या मानी जाती है? सहायक क्रिया। तो देखिए उदाहरण, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए पढ़ यानी पढ़ना, पढ़ धातु है, रहा है। मुख्य क्रिया कौन सी है? यदि ये वाक्य देकर आपसे पूछा कि उपयुक्त वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है, बताइए। तो पढ़ना तो है मुख्य क्रिया। पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। और रहा है ये आपकी क्या है? सहायक क्रिया है। रहा है शब्द क्या है? सहायक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता अपना गृह कार्य कर चुकी है। तो देखिए करना तो मुख्य क्रिया, गृह कार्य करना ये तो क्या है? मुख्य क्रिया। परंतु चुकी है, ये चुकी है शब्द क्या है? उसकी सहायक क्रिया मानी जाती है। अर्थात मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। तो ये विद्यार्थियों ये थे रचना और प्रयोग के आधार पर 8 भेद। तीसरा अपन बात पढ़ते हैं, ठीक है ना, और वो है काल के आधार पर क्रिया के भेद। प्रिय विद्यार्थियों, काल, काल यानी समय, ठीक है ना, और काल का निर्धारण हमेशा क्रिया के आधार पर ही, यानी क्रिया कब संपन्न हुई उसके आधार पर काल का निर्धारण होता है। इसलिए काल आपको ध्यान है सामने तो 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए काल के आधार पर क्रिया भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला भेद है भूतकालिक क्रिया। भूत शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ। परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि कार्य हो चुका है, क्रिया समाप्त हो चुकी है, क्रिया के समाप्त होने का जो बोध होता है वो भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम विद्यालय गया, देखो गया जाने का काम हो चुका है, भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत गिना जाएगा। दूसरा है सुरेश ने अपना गृह कार्य कर लिया। गृह कार्य कर लिया यानी कि काम हो चुका है। तो जहां पर कार्य संपन्न होने का बोध हो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? भूतकालिक क्रिया होती है। दूसरा भेद देखिए काल के आधार पर वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा भेद है वर्तमान कालिक क्रिया। परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य जारी होने का बोध होता है, उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। यानी वर्तमान समय में अभी काम चल रहा हो, ठीक है ना, काम अभी जारी हो, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? वर्तमान कालिक क्रिया होती है। उदाहरण देखिए, मीनाक्षी गाना गा रही हैं। गाना गा रही हैं, देखो अभी गाने का कार्य करेगी, यानी कि काम जारी है उसके बाद। भरत निमन लिखता है, यानी अभी लिख रहा है, तो लिखने का कार्य जारी है। तो जहां वर्तमान समय में कार्य के करने का बोध हो, वर्तमान समय में कार्य जारी रहने का बोध हो, वहां पर वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। तो हमने 2 भेद पढ़े हैं, एक तो पढ़ा हमने भूतकालिक क्रिया, दूसरा है वर्तमान क्रिया। अंतिम भेद है इसका भविष्यकालिक क्रिया। किसे कहते हैं भविष्यकालिक क्रिया? परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। देखो जो समय बीत चुका है, भूतकाल, वर्तमान में जारी है
वर्तमान और आगे आने वाला समय है वो क्या कहलाता है? भविष्य काल कहलाता है। तो आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा। उदाहरण देखिए, कुलदीप कल जयपुर जाएगा, नहीं तो गया है, ना अभी जा रहा है, कल जाएगा, यानी कि भविष्य में काम होगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया है? भविष्यकालिक क्रिया है। सीमा गीता को पत्र लिखेगी, ना तो लिखी है ना अभी लिख रही है, बल्कि बाद में लिखने की बात कर रही है। ठीक है ना, यानी कि आने वाले समय में काम करने के लिए कह रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है? भविष्यकाल। तो गा, गी, गे ऐसे शब्दों का अंत में प्रयोग हो जाए तो भविष्यकालिक क्रिया रहती है। तो इस प्रकार काल के आधार पर क्रिया के कितने रूप हुए? 3। कौन कौन से? भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक छोटा सा प्रकरण था क्रिया, जहाँ से आपके प्रश्न किए जाते हैं। मैंने कहा क्रिया या विशेषण दोनों में से एक से प्रश्न 2 नंबर का बोर्ड के अंतर्गत आता है और इनसे बाद कोई प्रश्न नहीं है। आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं, जो मैंने प्रकरण पढ़ाया है उसके अंदर से ही बने हैं। तो इसको आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से याद करना है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।